जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने क्लास सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आज आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी का एक पहला टॉपिक था भारत एक सामान्य परिचय। आज हम उसका बचे हुए भाग को बताने जा रहा हूं। तो चलिए आज हम शेष जो बचा हुआ टॉपिक था उस पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें से आज मुख्य रूप से पढ़ना है पड़ोसी देशों से लगे राज्य। इसके बाद लाइन है, लाइन में आपका आ जाएगा जैसे डूरन लाइन हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा, मैकमोहन रेखा हो जाएगा, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद कर्क रेखा की स्थिति का अध्ययन करेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरी है इस पे चर्चा करेंगे। और मानक समय रेखा भारत का जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। फिर बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर और छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर और बड़ा राज्य छोटा राज्य जनसंख्या के आधार पर हम इस चीज को चर्चा करेंगे। फिर स्थलबद्ध राज्य जो है भारत का स्थलबद्ध राज्य है, हम उसके बारे में भी देखेंगे कि कितना राज्य है स्थलबद्ध है, लैंड लॉक राज्य है। और इसके बाद भारत का कितना राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। मतलब भारत का कितना ऐसा राज्य है जो भारत में एक राज्य से ही घिरा हुआ है, उसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय रेखा से नहीं लगती है, ये हुआ। फिर तीन देशों से घिरा हुआ जो राज्य है भारत का या केंद्र शासित प्रदेश है, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। इसके बाद फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है जो आपका जल से लगा हुआ है, हम कुल केंद्र शासित प्रदेश का बात कर लेंगे। फिर तटीय केंद्र शासित प्रदेश जो जल से अपनी सीमा को, समुद्र से अपनी सीमा को साझा करता है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कुल कितना देश है उस पर चर्चा कर लेंगे। फिर कुल केंद्र शासित प्रदेश, इसके बाद आपका पांडिचेरी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पांडिचेरी भारत के कुल 3 राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन यह 4 स्थानों पर है। तो हम इस चीज को देखेंगे इसमें कि पांडिचेरी का कौन सा हिस्सा किस राज्य में है और कितने स्थानों पर कहाँ कहाँ है फैला है। ठीक, इसके बाद फिर हम भारत का कुल वैसा कुछ भाग था या वैसा कुछ क्षेत्र था जिसे कुछ पे पुर्तगालियों के द्वारा अधिकार किया गया और कुछ पे फ्रांसीसियों के द्वारा अधिकार किया गया और भारत उसे स्वतंत्र कराया। तो हम इस चीज को देखेंगे किस क्षेत्र को कब पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया गया और कब फ्रांसीसियों से स्वतंत्र कराया गया। तो चलिए आज हम मुख्य रूप से इसी सब पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पड़ोसी देशों से लगे राज्य के बारे में देख ले रहे हैं। भारत का कितना राज्य जो है पड़ोसी देशों से लगा है और कौन कौन राज्य किस किस देशों से अपनी सीमा को साझा करता है। एक मैप है, हम इस मैप के माध्यम से आपको बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों से लगे राज्य। तो जनरली हम ये जान लेते हैं कि कुल 16 राज्य है जिसकी सीमा पड़ोसी देशों से लगा है। ठीक है, 16 राज्य है। इस साइड में आपका कुछ पाकिस्तान से लगता है, यहाँ पे आपका अफगानिस्तान से लगता है, ये आपका चीन से लगता है। ऊपर का जो पूरा क्षेत्र है ये आपका चीन से लगता है। यहीं पे आपका तिब्बती क्षेत्र आता है, तिब्बत आता है, जिसपे चीन का अधिकार है। तो चीन की सीमा भारत से 2 स्थान पर लगता है। एक आपका इस साइड में पश्चिमी क्षेत्र में बोल सकते हैं, एक आपका पूर्वोत्तर भाग में बोल सकते हैं। जिसमें पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगता है। फिर आपका नेपाल से लग जाएगा और यहाँ सिक्किम से लगता है। फिर यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश से लगता है। फिर इसके बाद म्यांमार है, म्यांमार से लगने वाला भारतीय राज्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद बांग्लादेश से लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम देख लेते हैं, यही सम्मिलित रूप से आपका कुल 16 राज्य और एक आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो अलग अलग देशों से लगती है। तो चलिए हम पहले पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो पाकिस्तान से मुख्य रूप से कौन कौन सा राज्य लगता है, तो आपका गुजरात यहाँ पे लगता है, फिर आपका राजस्थान, और ये आपका पंजाब का क्षेत्र लगता है, और ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र लगता है, और ये आपका लद्दाख का क्षेत्र लगता है। ये लद्दाख हुआ, हम इस पे भी चर्चा कर लेंगे कि लद्दाख और ये जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना कब बना और इसको कब हटाया गया, मतलब ये राज्य का दर्जा से हटा करके और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो फिलहाल ये आपका 2 केंद्र शासित प्रदेश है और 3 आपका राज्य है जो पाकिस्तान से लगता है। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है पाकिस्तान से अपनी सीमा को साझा करता है। 3 राज्य कौन कौन हुआ, तो एक आपका गुजरात हुआ, गुजरात, दूसरा राजस्थान
और तीसरा आपका पंजाब हो जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू हो जाएगा, और फिर आपका लद्दाख हो जाएगा। ये अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। भारत का पड़ोसी राज्य हो गया, भारत का राज्य है जो पड़ोसी देशों से अपनी सीमा को साझा करता है। पाकिस्तान का यही इसका लंबाई अगर आप देखते हैं, यहाँ से आप पाकिस्तान का यहाँ से हो जाएगा तो 3 किलोमीटर का हो जाता है। अब इसके बाद आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का ये वाला क्षेत्र है थोड़ा सा यही लगता है, इसकी सीमा 106 किलोमीटर है, और ये आपका लद्दाख से लगता है। अफगानिस्तान जम्मू से नहीं लगता है, अफगानिस्तान लद्दाख से लगता है। तो आपका अफगानिस्तान से एक लगता है राज्य, वो भी नहीं लगता है, केंद्र शासित प्रदेश, और वह लद्दाख है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं चीन से। ये पूरा आपका चीन है, इधर से अगर हम देखते हैं तो इस साइड तक आपका चीन है। इसमें चीन से एक आपका लगता है यहाँ लद्दाख हो जाएगा, फिर आपका ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा चीन से नहीं लगता है, बिहार का भी सीमा चीन से नहीं लगता है, यहाँ पे आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम की सीमा चीन से लगता है, और फिर यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। तो यही आपका 5 राज्य हुआ, जिसके 5 राज्य नहीं बोल सकते हैं, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ जो लद्दाख है, इसकी सीमा चीन से लगता है। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा आपका चीन से लगता है। राज्य में कौन कौन? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश चीन से अपनी सीमा को साझा करता है। ये चीज हो गया आपका। अब आगे आता है नेपाल से लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है? ये नेपाल है, और नेपाल से भारतीय राज्य लगता है। हम देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड पहला हो जाएगा, दूसरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, तीसरा बिहार हो जाएगा, और चौथा आपका पश्चिम बंगाल। ये वाला क्षेत्र यहाँ से पश्चिम बंगाल ऐसा है। तो पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा जो होता है नेपाल से लग जाता है, और कुछ भूटान से भी लग जाता है पश्चिम बंगाल का सीमा। तो ये चीज होता है। तो आपका नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपका सिक्किम, मतलब 5 राज्य जो है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। भारत के 5 राज्य है। तो इसका एक ट्रिक भी होता है, नेपाल से लगने वाला राज्यों का नाम, उससे उप बिहार का नेपाल बनाया। आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं। उससे आपका हो जाएगा उत्तराखंड, से आपका हो जाएगा सिक्किम, और उप से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उस हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और प से हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, और बी से हो जाएगा पूरा आपका बिहार। तो 5 राज्य हुआ जिसकी सीमा नेपाल से लगता है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेपाल के बाद आपका भूटान से लगने वाला भारतीय राज्य। तो भूटान से लगने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है इसमें हम देख लेते हैं। तो आपका पश्चिम बंगाल यहाँ से हो जाएगा, जिसकी सीमा भूटान से लग जाती है। यहाँ पे आपका सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम की सीमा भी भूटान से लगता है। और फिर आपका असम हो जाएगा, इस क्षेत्र का सीमा असम का पूरा हुआ, तो इसका सीमा भी भूटान से लगता है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश का सीमा भी भूटान से लगता है। तो भूटान से कुल 4 राज्य लगता है, 4 राज्य। इसका ट्रिक होता है असी अप, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इन्हीं चारों राज्य की सीमा आपका भूटान से लगता है। तो ये चीज हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं भूटान से भी आपका हो गया। म्यांमार से देखते हैं, म्यांमार से भारत का कौन कौन सा राज्य अपनी सीमा को साझा करता है। तो म्यांमार आपका यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश है। ये जो क्षेत्र हुआ पूरा अरुणाचल प्रदेश का। तो पहला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ये नागालैंड का क्षेत्र हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका मणिपुर का क्षेत्र, और चौथा हो जाएगा यहाँ पे मिजोरम का क्षेत्र। ये आपका मिजोरम है, तो ये आपका मिजोरम वाला हिस्सा लगता है। तो 4 राज्य जो है अपनी सीमा को म्यांमार से साझा करता है। एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये आपका मिजोरम। तो चलिए ये चीज भी आपका यहां से हो गया। और आपका आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश से कौन कौन सा सीमा आपका लगता है, किस किस राज्य का सीमा लगता है। तो बांग्लादेश से पहले तो आपका ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ से हम देखते हैं तो असम का सीमा भी लग जाता है। यहाँ से आपका
मेघालय का भी सीमा लग जाता है, यहाँ से आपका त्रिपुरा का भी लग जाता है और यहाँ से मिजोरम का भी लग जाता है। तो ये आपका 5 राज्य हुआ, कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी का ट्रिक होता है एटीएम पीएम के पास है। इसमें देखिए मणिपुर नहीं आ जाएगा, जो मेघालय और ये आपका मिजोरम है वही आता है, मणिपुर को इसमें शामिल नहीं किया गया। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है, ये आपका असम का ही लग जाता है पूरा, इस क्षेत्र में भी और इस क्षेत्र में भी। तो इस तरह से हुआ, ए से आपका अरुणाचल, ए से आपका हो जाएगा असम, टी से आपका त्रिपुरा, एम से आपका मेघालय, पी से पश्चिम बंगाल और फिर एम से आपका मिजोरम है। यहाँ पे त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इस साइड से भी घिरा हुआ है, इस साइड से भी घिरा है और इस साइड से भी घिरा हुआ है। मतलब उत्तर साइड छोड़ दिया जाए तो दक्षिण, पूरब और पश्चिम तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। तो ये आपका भारत का राज्य हुआ जो पड़ोसी देशों से अपनी सीमा को साझा करता है। इसके बाद हम फिर देखते हैं आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा से पहले हम ए लाइन देख ले रहे हैं, जो आपका कोई रेड क्लिफ लाइन है, कोई आपका डुरन लाइन है, कोई मैकमोहन रेखा है। किस लाइन, कौन कौन सा लाइन है, किस देश से जुड़ा हुआ है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण जो किया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो सीमा रेखा है उसे एलओसी के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यही आपका सीमा रेखा है जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान को विभाजन करने वाली एक सीमा रेखा है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में किया गया था। ये आपका हुआ। अब यहीं पे आपका एलओसी जो हुआ, एलओसी के इस साइड मतलब भारतीय क्षेत्र को और एलओसी के उस साइड पाकिस्तान का जो क्षेत्र होता है, तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो होता है उसको बाघा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, बाघा बॉर्डर। और ये जो भारत वाला जो क्षेत्र होता है उसको अटारी कहा जाता है, अटारी। तो ये चीज होता है बाघा बॉर्डर और अटारी। एलओसी जो मेन लाइन हुआ उसके उस साइड पाकिस्तान वाला क्षेत्र में चले जाइए तो फिर आपका वो बाघा बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, और एलओसी के इस साइड इंडिया में अगर रहते हैं तो आपका अटारी बॉर्डर कहलाता है। तो बस ये चीज आपका यही था। इसके बाद हम देखते हैं डुरंड लाइन। ये आपका अब कुछ जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जो पीओके के रूप में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसपे पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और यही क्षेत्र जो है पहले जब पाकिस्तान के द्वारा कब्जा नहीं किया गया था तो ये क्षेत्र भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा करता था, और इसी लाइन को आपका डुरंड लाइन बोला जाता था, डुरंड लाइन। तो आपका डुरंड लाइन भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा जब तक ये आपका पाकिस्तान का पीओके के क्षेत्र पर कब्जा नहीं था तब तक था। वर्तमान में अगर हम बोलते हैं कि डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करता है, तो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण डुरंड लाइन के द्वारा किया जाता है। डुरंड लाइन सीमा रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में हुआ था। सर डुरंड के द्वारा 1896 ईस्वी में डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। तो ये आपका हुआ यहाँ रेड क्लिफ लाइन, यहाँ आपका डुरंड लाइन हुआ। अब हम इस साइड में आते हैं, चीन से लगने वाला सीमा रेखा है। चीन से संपूर्ण सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहा जाता है। चीन से लगने वाला भारत के कुछ ही क्षेत्र की रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है और बाकी को एलएसी के नाम से जाना जाता है। तो इस साइड में जो आपका हुआ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से जो चीन का सीमा टच करता है उसी को एलएसी बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे इस चीज हुआ जो चीन और भारत के साथ सीमा साझा करता है। और इसके बाद आपका ये क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हुआ, जो अरुणाचल प्रदेश से चीन की सीमा रखता है, इसी को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण आपका 1914 ईस्वी में किया गया था। तो यही एक चीज था आपका, कुछ भारत के पड़ोसी देशों से जो सीमा रेखा के आधार पर बंटवारा किया गया है, विभाजन हुआ है, वो था एक मैकमोहन रेखा हुआ, एक रेड क्लिफ हुआ और एक आपका डुरंड रेखा हुआ। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें
लद्दाख का जो क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर का, लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसे कब कर दिया गया राज्य की श्रेणी से हटा करके, हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो था पहले ये आपका एक राज्य के रूप में था। जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य था, ठीक है। लेकिन ये 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और जब अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया तो उस समय जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में नहीं छोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदल दिया गया। एक जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो वही आपका ये क्षेत्र ईसाई वाला जो हुआ ये पूरा जम्मू हुआ, और ये संपूर्ण वाला जो क्षेत्र हुआ पूरा ये लद्दाख हुआ। इधर का कुछ क्षेत्र होता है अक्साई चीन होता है, अक्साई चीन, जिस पर चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। 10% हिस्सा है चीन के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, और पीओके है आपका 30% हिस्सा। तो मतलब जम्मू कश्मीर का 40% हिस्सा पर 2 देशों के द्वारा कब्जा। एक देश जो 30% अक्साई चीन का के रूप में कब्जा कर लिया गया, और दूसरा पाकिस्तान जो किया वो पीओके के रूप में 30% जम्मू कश्मीर का हिस्सा कब्जा किया है। अब हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य का स्थापना कब हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य का स्थापना हुआ था, या जम्मू का बोल सकते हैं कि स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था, ठीक है। लेकिन ये आपका 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया। मतलब यहाँ धारा 370 अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। और जब अनुच्छेद 370 हट गया तो जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी में नहीं रख करके और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू। लद्दाख में कुल जिला 22 है और जम्मू में 2 जिला है। जम्मू में 2 जिला कौन कौन है, तो आपका एक लेह है और दूसरा कारगिल है। तो ये आपका हुआ इस रूप से। अब जो जम्मू कश्मीर, तो ये आपका जम्मू तो पहले ही से जम्मू का स्थापना किया हुआ था। ये लद्दाख कब अस्तित्व में आया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो ये लद्दाख आपका 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, ठीक है। तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन कब हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक। और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया, तो 5 अगस्त 2019 को। अब पूछा जाएगा कि जम्मू कश्मीर या जम्मू का स्थापना कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को हुआ था। ये आपका इस रूप में ये पूरा क्लियर हुआ है। चलिए ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं। तो इस साइड वाला आपका एलएसी के रूप में ही हुआ, ठीक। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा का अगर हम बात करते हैं तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरी है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहा जाता है। ये 8 राज्यों से आप बोल सकते हैं, यहाँ से अगर हम मिलाते हैं कर्क रेखा, तो ये आपका गुजरात में जाती है, राजस्थान में, ये मध्य प्रदेश में जाती है, और ये आपका छत्तीसगढ़ में जाती है, फिर झारखंड में जाती है, और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश होते हुए, और यहाँ से आपका त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए ये म्यांमार के रास्ता से आगे निकल जाती है। तो हम अगर राज्य के रूप में देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों और कौन कौन राज्य से होकर के गुजरी है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पे आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ऐसे होता है मध्य प्रदेश। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरी है, और कर्क रेखा भारत को 2 भाग में विभाजित करते हैं, उत्तरी भारत और दूसरा दक्षिणी भारत के रूप में। ये चीज हुआ। अब कर्क रेखा कौन कौन राज्य से होकर गुजरी है, तो एक पहला गुजरात हुआ, दूसरा राजस्थान हुआ, तीसरा आपका मध्य प्रदेश हुआ, चौथा बोल सकते हैं आप छत्तीसगढ़ हुआ, 5वां आपका झारखंड हुआ, 6ठा आपका पश्चिम बंगाल हुआ, और 7वां आपका यहाँ राज्य हुआ त्रिपुरा। ये 7 के रूप में त्रिपुरा हुआ, और 8वां हुआ मिजोरम। तो ये 8 राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरे है, सबसे ज्यादा लंबाई कर्क रेखा के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक लंबाई। एमपी में है कर्क रेखा के,
और सबसे कम लंबाई कर्क रेखा का कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है। कम लंबाई कर्क रेखा का राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई भारत के किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम लंबाई किस राज्य में है, तो आपका राजस्थान में है। आप इस चीज को यहां से समझ गए। अब हम आगे देखते हैं। कर्क रेखा पर कुछ राज्य की राजधानी स्थित है और कुछ राज्य की राजधानी ऐसा है जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक में स्थित है। तो ये भी आपका सवाल बनता है। तो हम झारखंड राज्य की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा के बीचों बीच स्थित है। तो कर्क रेखा के बीचों बीच किस राज्य की राजधानी स्थित है, तो झारखंड की राजधानी रांची स्थित है, जो कर्क रेखा पर स्थित है। अब एक चीज और देख रहे हैं, कर्क रेखा के नजदीक स्थित राजधानी कौन सा है, तो एक मध्य प्रदेश का राजधानी आप यहाँ पे आपका आता है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और दूसरा आपका गुजरात की राजधानी जो होता है वो गांधीनगर, गांधीनगर। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये कर्क रेखा के सर्वाधिक निकटतम है। ये आप ऑप्शन के आधार पर आप देख के इसको सोल्व कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही ज्यादातर रहेगा, आप उस आधार पर दोनों को बना सकते हैं। कर्क रेखा पर स्थित राजधानी तो झारखंड का रांची। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित राजधानी कौन सा है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कर्क रेखा से संबंधित कुछ तथ्य हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं आपका मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री रेखा को कहा जाता है। और यह 82.5 डिग्री रेखा जो है देशांतर रेखा को कहा जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। हम इसको यहां से साफ करते हैं। यहां से गुजरे है, इधर से आपका आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको देखते हैं, इसे थोड़ा सा ऐसे होता है, इधर से ऐसे ये पार होता है। मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भारत का मानक समय रेखा है, अर्थात बोल सकते हैं कि कर्क रेखा के इस साइड 15 डिग्री देशांतर रेखा है, कर्क रेखा के पश्चिम साइड भी 15 डिग्री देशांतर रेखा है। जैसे हम पढ़े थे पहले कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय रेखा के समय में 2 घंटा का अंतर है, और इसी 2 घंटा को मेंटेन करने के लिए एक भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किया गया था, जो आपका भारत के बीचों बीच से होकर के गुजारा गया है। ये आपका इस साइड और ये इस साइड, पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीचों बीच से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरी है। और इसी के आधार पर इस साइड का समय और इस साइड का समय, पूर्वी राज्य और ये पश्चिमी राज्य के समय का निर्धारण किया गया। मतलब संपूर्ण भारत के समय का निर्धारण भारतीय मानक समय रेखा के आधार पर ही किया जाता है। और यह भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरी है। ये कौन कौन राज्य आपका आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए, पहला में आपका उत्तराखंड आ जाएगा, दूसरा में आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा, तीसरा में यहाँ आपका मध्य प्रदेश है, चौथा में आपका छत्तीसगढ़ है, और पांचवा में आपका ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे उत्तराखंड से होकर के नहीं गुजरेगा। इसमें थोड़ा सा एक इसमें है क्या कि एक भारतीय मानक समय रेखा जो है उत्तराखंड राज्य से होकर के गुजरी नहीं है। ये आपका ये जो आपका हुआ, यहाँ से हम इसको गुजारते हैं और इस साइड में आपका मध्य प्रदेश को करते हैं। इस साइड से ऐसा ये आपका यहाँ से इस तरह से हम इसको गुजार देते हैं। ये आपका यहाँ आंध्र प्रदेश हो जाता है और यहाँ पे आपका उड़ीसा हो जाता है। तो उड़ीसा से होकर के और आंध्र प्रदेश से होकर के ये पूरा क्षेत्र आपका उड़ीसा हो जाता है। तो कर्क रेखा तो भारतीय मानक समय रेखा कौन कौन राज्य से होकर के गुजरी है, तो पहला में आपका हो जाएगा
पहला में आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा में आपका मध्य प्रदेश, तीसरा में आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और चौथा आपका हो जाएगा उड़ीसा, और पांचवा हो जाएगा है आपका आंध्र प्रदेश। तो भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आपका आंध्र प्रदेश, इन्हीं 5 राज्यों से होकर के गुजरी है। इसको एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में हम लोग जानते हैं, आमच उ उ, आमच उ उ। ये चीज आपका हुआ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ये आपका उड़ीसा हो जाता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, यही 5 राज्यों से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरी है। अब हम ये चीज देखते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा और ये आपका कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को भारत के किस राज्य में काटती है। तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ राज्य आता है। छत्तीसगढ़ में भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है। छत्तीसगढ़ ये आपका मध्य प्रदेश के जस्ट नजदीक में स्थित है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर, लेकिन जो काटने का काम करती है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मानक समय रेखा और एक कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है। तो इस चीज को आप यहां से समझ जाइएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा राज्य और जनसंख्या के आधार पर बड़ा राज्य। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य का अगर बात करते हैं तो ये राजस्थान हो जाता है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य। और वहीं जनसंख्या के आधार पर करते हैं बात तो आपका यूपी जो होता है जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। अब वहां देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा होता है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य आपका यहाँ पे आपका होता है गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता है। तो ये जो आपका सिक्किम है, ये जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाता है। तो ये आपका बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान, जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश, और ये छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स्थलबद्ध राज्य। भारत का 19 राज्य जो है स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध बोलने का मतलब ये हुआ वैसा क्षेत्र जिसकी सीमा समुद्र से या किसी जलीय मार्ग से या जलीय देश से नहीं, मतलब जलीय क्षेत्र से नहीं लगती है। वैसा सीमा जो समुद्र से टच नहीं करता। तो समुद्र से नहीं लगने वाला भारत का कुल 19 राज्य है। आप इस आधार पर केवल 9 राज्य यहाँ आपका समुद्र से टच करता है और बाकी आपका समुद्र से टच करने वाला राज्य नहीं है। तो कुल राज्य की संख्या 28 है, जिसमें 9 आपका समुद्र से टच कर जा रहा है। तो कितना नहीं कर रहा है, तो 19 नहीं कर रहा है। तो आप इस चीज को यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 19 भारतीय राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से टच नहीं करते हैं, अर्थात उसे स्थलबद्ध या लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक स्टेट बोल सकते हैं। कंट्री नहीं, लैंड लॉक स्टेट बोल सकते हैं। तो आपका 19 हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ राज्य है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी नहीं लगती है। मतलब वैसा भारतीय राज्य है जो भारत के अन्य राज्यों के द्वारा ही घिर करके और रह गया है, उसकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता। ये आपका भारत का सीमा हुआ, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपका जलीय के रूप में हो जाएगा, इधर आपका बंगाल की खाड़ी के रूप में हो जाएगा, इधर आपका किसी देश के रूप में से लगेगा, इधर आपका किसी देश से लगेगा, इधर भी आपका बांग्लादेश से लगेगा। तो ये भारत का कुछ वैसा राज्य है जो खुद अपने राज्यों से ही घिरा हुआ है, उसकी सीमा देशों से या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से नहीं टच करता है। जिसमें आपका हरियाणा है, आप हरियाणा को देख लीजिए, तो हरियाणा है किसी देश से इसका सीमा टच नहीं करता है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा से इसका सीमा टच नहीं करता है। हरियाणा इसी क्षेत्र में। आप यहाँ पंजाब को देखिए तो पाकिस्तान से लग जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करता है, राजस्थान भी टच कर जाता है, गुजरात भी टच कर जाता है। दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा टच नहीं करता है। हम राज्य का बात कर रहे हैं, पंजाब हुआ पहला आपका हरियाणा हुआ, दूसरा आपका मध्य प्रदेश हुआ। ये मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र है जिसकी सीमा आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से टच नहीं करता है। तीसरा आपका छत्तीसगढ़ हुआ। छत्तीसगढ़ देखिए तो यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ सिमट कर रह गया, भारतीय राज्यों से ही घिरा हुआ है। फिर इसके बाद झारखंड को देखते हैं, ये आपका झारखंड इस तरह से है, झारखंड की सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है। इसके बाद फिर आपका तेलंगाना का जाता है, तेलंगाना इधर हो जाता है, यहाँ अगर हम देखते हैं तो तेलंगाना होता है। इसके अलावा जितना भी भारतीय राज्य है सबकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय
सीमा रेखा से टच करता है। इधर आपका समुद्र से टच करता है, इधर भी आपका समुद्र से टच करता है, इस साइड में आपका कोई ना कोई देश से टच करता है, इस साइड में भी कोई ना कोई देश से टच करता है, जिसमें आपका 5 ही केवल राज्य है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से टच नहीं करता है। ठीक है, भारत का सबसे ज्यादा राज्यों से लगने वाला सीमा किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगता है। कितने राज्य से? तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगता है। अब देख लीजिए किन किन राज्यों से लगता है। तो आपका यहाँ बिहार से उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है, इस साइड में झारखंड से लगता है, यहाँ आपका छत्तीसगढ़ से ये वाला भाग लगता है, झारखंड से ये वाला भाग लगता है, बिहार से वाला भाग लगता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ आपका मध्य प्रदेश से पूरा ऐसे लगता है, इसके बाद आपका राजस्थान से लगता है, इसके बाद हरियाणा से लगता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश से लगता है और ये आपका उत्तराखंड से लगता है। तो 1 बिहार, 2 झारखंड, 3 छत्तीसगढ़, 4 मध्य प्रदेश, 5 राजस्थान, 6 हरियाणा, 7 हिमाचल प्रदेश और 8 उत्तराखंड। ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इन्हीं सबसे ये आपका इसका सीमा उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है। तो ये चीज आपका हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 3 देशों से लगे भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 देशों से लगा हुआ है? तो एक आपका यहाँ पे हम देखते हैं तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल 3 देशों से लगता है। और कौन कौन देश है? तो आपका इधर बांग्लादेश हो जाएगा, यहाँ से आपका इसकी सीमा नेपाल से भी लगता है, इसका सीमा आपका भूटान से भी लगता है। तो पहला में आपका पश्चिम बंगाल हुआ, दूसरा आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम की सीमा इस साइड में ऊपर में अगर देखते हैं तो चीन से लगता है और इस साइड में आपका नेपाल से भी लगता है और इधर से आपका भूटान से लगता है। तो दूसरा आपका सिक्किम हो गया। अगर हम तीसरा राज्य का देखते हैं तो इस साइड में आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का सीमा पहला आपका भूटान देश से लगता है, दूसरा इधर आपका चाइना से लगता है और तीसरा इधर म्यांमार से लगता है। तो 3 नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश हुआ। तो 3 भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों से लगती है। ठीक, अब एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसकी सीमा भी 3 देशों से लगती है। ये आपका लद्दाख का सीमा इस साइड में आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान से लग रहा है, इस साइड में अगर देख रहे हैं तो अफगानिस्तान से लग रहा है और इस साइड में देख रहे हैं तो ये आपका चीन से लग रहा है। तो ये आपका 3 देशों से लगे भारतीय राज्य तो केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति के बारे में हो गया। फिर भारतीय उपमहाद्वीप हम देख ले रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन देशों से शामिल है? भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश शामिल है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, आप उस ट्रिक के आधार पर भी उसको जान सकते हैं या समझ सकते हैं। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों का ट्रिक है बाप नेपाल भूटान का भारत है। इसमें आपका भारत खुद है जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। तो आपका पहला बांग्लादेश हो जाएगा, इस साइड में आपका बांग्लादेश है 1 नंबर में, दूसरा में आपका पाकिस्तान हो जाएगा प से ए हुआ, तीसरा में आपका नेपाल हो जाएगा, तीसरा में आपका यहाँ नेपाल हो गया, चौथा में आपका भूटान हो गया, इस क्षेत्र में आपका भूटान हो गया जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, और पांचवा आपका खुद इंडिया हो गया, भारत हो गया जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। ये चीज हो गया। अब ये हम देखते हैं कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी था। हम यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लिए। अब ये तो चीज हो गया, यहाँ भी ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कुल केंद्र शासित प्रदेश। भारत में राज्य की संख्या बात कर लें तो कुल राज्यों की संख्या 28 है। कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या बात कर लें तो कुल केंद्र शासित प्रदेश आपका 8 है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश आपका अलग अलग क्षेत्र में स्थित है। पहला अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा इधर देखते हैं तो आपका लक्षद्वीप हो जाता है, तीसरा देखते हैं तो आपका यहाँ पे आपका पांडिचेरी तमिलनाडु के भाग क्षेत्र में आ जाता है, चौथा अगर हम देखते हैं तो आपका दमन और दीव हो जाता है। हालांकि दमन, दीव और दादर और नगर हवेली को मिलाकर के अब एक ही कर दिया गया है। तो यहाँ पे दमन और दीव हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर आपका पांचवा में आपका दिल्ली हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश है। फिर आप छठा में देखते हैं तो पंजाब हुआ और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा की सीमा पर चंडीगढ़ है। तो छठा में आपका चंडीगढ़ हो गया, और 7वां में आप जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, और 8वां में आपका लद्दाख हुआ। तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश आपका ये हुआ। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा आपका लक्षद्वीप, तीसरा में आप पांडिचेरी केरला में स्थित तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है, चौथा में आपका दमन दीव और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबको एक ही में मिला। दमन दीव और आपका दादर और नगर हवेली, अंडमान में सॉरी, दादर और
नगर हवेली को मिलाकर के एक ही में कर दिया गया। तो ये आपका चौथा हुआ। फिर पांचवा में आपका दिल्ली, छठा में आपका यहाँ पे आपका चंडीगढ़ आ जाएगा, पंजाब और हरियाणा। हालांकि पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त जो राजधानी है वो चंडीगढ़ ही है। छठा में आपका चंडीगढ़ हो गया, सातवां में जम्मू और आठवां में आपका ये लद्दाख हुआ जो केंद्र शासित प्रदेश से आता है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि पांडिचेरी जो है 3 राज्यों में 4 स्थानों में फैला है। पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ ये आपका 3 राज्यों में फैला हुआ है और 4 स्थानों पर। अब हम उसको थोड़ा सा देख ले रहे हैं। ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। तो तमिलनाडु में ये आपका पांडिचेरी 2 जगह पर है। एक आपका खुद पांडिचेरी के नाम से है और दूसरा आपका कराईकल के नाम से है, कराईकल। तो पांडिचेरी ऊपर वाला हिस्सा, कराईकल तमिलनाडु का थोड़ा सा पांडिचेरी के नीचे वाला हिस्सा हुआ। 2 जगह स्थिति आपका तमिलनाडु में हो गया। तीसरा का आपका यानम होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। यहाँ पे यानम आंध्र प्रदेश का जो भाग हुआ, जो पांडिचेरी का जो भाग हुआ यानम हुआ जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और चौथा आपका केरला में जो हुआ स्थान में, केरल में होता है माहे, माहे नाम से जो आपका है वो केरल में स्थित है। तो राज्य में पांडिचेरी कितने राज्यों में फैला है? 3 राज्यों में। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश में यानम के नाम से यानम है और केरल में आपका पांडिचेरी और कराईकल और ये आपका तमिलनाडु में पांडिचेरी और कराईकल और केरल में है माहे के नाम से। तो यह चीज आपका हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम फिर थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे ये जो भारत का में गुजरात का जो नक्शा हुआ है, गुजरात के बाद का क्षेत्र जिसमें ये जो आपका एक होल टाइप पर है। यहाँ पे इस साइड में आपका दमन स्थित होता है और इस साइड में आपका एक दीव जो होता है। तो ये आपका दमन और दीव के जो नीचे है समुद्री वाला भाग, उसी को खंभात की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो खंभात की खाड़ी कहाँ पे है? तो दमन और दीव के क्षेत्र वाला जो नीचे भाग हुआ वो खंभात की खाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ गुजरात का क्षेत्र जो आपका हुआ, कुछ ऊपर वाला हिस्सा पाकिस्तान से लगता है और नीचे वाला जो होता है ये पाकिस्तान होता है। इधर की साइड में आपका कराची बंदरगाह है। तो ये आपका गुजरात का ऊपरी हिस्सा, उत्तरी हिस्सा और गुजरात का दक्षिणी हिस्सा। और ये जो बीच में आपका समुद्र का जो भाग होता है इसी को कच्छ की खाड़ी कहा जाता है। तो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी यहाँ पे है। फिर यहाँ पे क्या पता है? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो होता है तमिलनाडु, भारतीय राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यहीं पे आपका राम सेतु स्थित है, राम सेतु जिसको पंबन ये आपका राम सेतु यहीं पे स्थित है। तो मन्नार की खाड़ी आपका तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है और तमिलनाडु और श्रीलंका को जो जोड़ने का काम करता है वो पाक जलडबरू मध है। पाक जलडबरू मध द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये चीज आपका हो गया यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि कुछ भारतीय क्षेत्र था जो पुर्तगालियों के अधीन था और कुछ भारतीय क्षेत्र जो था वो आपका फ्रांसीसियों के अधीन था। तो उसे भारतीय द्वारा कब स्वतंत्र किया गया हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ये पुर्तगाल के अधीन जो क्षेत्र था ये आपका दादर और नगर हवेली, दमन और दीव और ये गोवा था। दमन, दीव, गोवा और दादर और नगर हवेली पुर्तगाल का कब्जा था और पुर्तगालियों से इसे कब स्वतंत्र कराया गया? तो दमन और दीव को 1961 में तथा दादर गोवा को 1961 में, दमन और दीव को 1961 में और गोवा को भी 1961 ईस्वी में। और दादर और नगर हवेली को पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र कराया गया? तो 1954 ईस्वी में कराया गया। आप इस चीज को यहाँ से समझ सकते हैं। पुर्तगालियों के अधीन भारतीय क्षेत्र जो स्वतंत्र कराया गया जिसमें आपका दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा गोवा और दमन और दीव को 1961 ईस्वी में और दादर और नगर हवेली को कब स्वतंत्र कराया गया? तो 1954 ईस्वी में। इसके बाद आपका आता है फ्रांस के अधीन कुछ क्षेत्र था। फ्रांस के अधीन कुछ क्षेत्र कौन कौन सा था? एक चंद्रनगर था, पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यानम था। जो पांडिचेरी 4 स्थानों पर जो 3 विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है वो फ्रांस के अधीन था। तो फ्रांस के अधीन आपका चंद्रनगर था। चंद्रनगर को 1946 ईस्वी में फ्रांसीसियों से स्वतंत्र करा लिया गया था। ये आपका इसमें पूछा जाता है कि कौन सा भारतीय क्षेत्र था जो भारत के स्वतंत्रता से पहले फ्रांसीसियों से मुक्त करा लिया गया था? तो ये चंद्रनगर था। कब कराया गया था? तो 1946 ईस्वी में कराया गया था।
उसके बाद पांडिचेरी, कराईकल, यनम और ये माहे, ये सारा को 1954 ईस्वी में फ्रांसीसियों से स्वतंत्र कराया गया। तो ये कुछ पुर्तगाली और कुछ फ्रांस के अधीन भारतीय क्षेत्र था जिसे स्वतंत्र कराया गया। एक चंद्रनगर को स्वतंत्रता से पहले ही, बाकी को स्वतंत्रता के बाद समय समय पर उसे स्वतंत्र कराया गया। अब इसमें हम एक चीज और देख लेते हैं। इसके बाद ये आपका हुआ भूमध्य रेखा से भारत की दूरी। तो जनरली अभी हम फिलहाल एक शॉर्ट में समझ ले रहे हैं, इसके बाद हम मैप के माध्यम से आज के बाद दूसरे दिन हम समझाएंगे इसको। भारत की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो आपका 876 किलोमीटर स्थित है। ये 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से कैसे है, अब इसे हम एक मैप के माध्यम से आज के बाद फिर समझाने का प्रयास करेंगे। इतना आप समझ लीजिए, ये आपका 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, इससे भारत का ये जो बिंदु होता है ये आपका 876 किलोमीटर दूर स्थित है। तो आज हम संपूर्ण भारत का जो पहला टॉपिक था उसके बारे में हम बताने का प्रयास किए, जिसे कुछ पहले ही बताते हैं और जो शेष से बचा हुआ भाग था आज हम समझाने का और बताने का प्रयास किए। तो इस तरह से ये आपका पहला टॉपिक ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।